वेलकम दोस्तों। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ के साथ मुझे दो प्रॉब्लम्स रही हैं। पहली, जब वो ऐतिहासिक मूवी बनाते हैं तो इतिहास को कुछ तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी, कभी टेनेंट जैसी मूवी देखो तो ऐसा लगता है कि भाई गूगल सर्च के बिना मैं इसे समझ भी पाऊंगा कि नहीं। जैसे कि अक्षय कुमार कहता है ना कि मेरी मूवी देखने आते तो दिमाग घर में छोड़ के आया करो। मुझे नहीं पता ये फिजिकली कैसे पॉसिबल है, पर ऐसा लगता है कि वही फिलॉसफी को उल्टा करते हुए क्रिस्टोफर नोलन हमसे कहते हैं कि भाई जब मेरी मूवी देखने आऊँ तो 2-3 दिमाग और उधार ले आओ, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, ये दोनों प्रॉब्लम्स के अलावा एक तसल्ली भी हमेशा क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में रहती है, और वो ये कि आप जो कुछ भी देखने वाले हैं वो अद्भुत होगा और भुला ना सकने वाला होगा। तो सवाल उठता है कि क्या इस बार भी उन्होंने इतिहास रच दिया? सच कहूँ तो इसका जवाब देना पहले से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दी ओडिसी जो है वो क्रिस्टोफर नोलन की सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि उनका सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसको जांचने के, इसको परखने के जो मापदंड हैं उसमें सिर्फ बॉक्स ऑफिस शामिल नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये फिल्म हमारी उम्मीदों पे खरी उतरती है, या फिर इतने बड़े नाम और इतनी बड़ी कहानी के बावजूद कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है। आज हम इस पर बात करेंगे बिना किसी स्पॉइलर के। पर अगर आपको सिर्फ फिल्मों की कहानियां नहीं बल्कि उनका असली एनालिसिस पसंद है तो मूवी वाला आपके लिए सही जगह है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, और मुझ पे पर्सनल फेवर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए इस मूवी पर वापस लौटते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सचेत कर दूं, आपको सावधान कर दूं। देखिए, अगर आप मार्वल जैसी तेज रफ्तार, हर 5 मिनट में एक्शन और सीजीआई का तूफान ढूंढने निकले हैं ना, तो मेरा एडवाइस है कि आप वापस लौट जाइए। ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग पर कब्जा कर ले, तो मैं गारंटी देता हूँ कि दी ओडिसी आपको निराश नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये फिल्म चौंकाती नहीं है, फिर भी आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। देखिए, इस फिल्म के चौंकाने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे, क्योंकि होमर की ओडिसी के बारे में लगभग सभी ने सुना है। किसी ने किताब नहीं भी पढ़ी है तो भी उसे कहानी की समरी तो पता ही है। इसीलिए चौंकाने की गुंजाइश तो थी नहीं, पर आकर्षित करने की थी, और वही इस फिल्म में होता है। देखिए, कहानी की बात करें तो आप सभी को मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये होमर की मशहूर ओडिसी पर आधारित है। ट्रोजन वॉर खत्म हो चुकी है, युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। ओडेसियस को अपने घर लौटना है। ओडेसियस सिर्फ अपने घर नहीं लौट रहा है, वो अपने अतीत से, अपने फैसलों से और अपनी किस्मत से लगातार लड़ रहा है। और ये फिल्म उसी सफ़र को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के मजबूत पक्ष की, और इसकी शुरुआत क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन के साथ होती है। देखिए, हमने हमेशा देखा है कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ अगर कोई अच्छा डायलॉग राइटर ना हो तो उनके डायलॉग जो है प्रभावित करने वाले नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कुछ अलग किया है। नोलन यहाँ आपको बड़े बड़े संवादों या लगातार एक्शन से प्रभावित नहीं करते हैं। वे एक माहौल बनाते हैं, एक ऐसा माहौल जहाँ हर सीन के पीछे बेचैनी है, हर सफ़र के पीछे एक खतरा है, और हर जीत की कीमत महसूस होती है। दुनिया में क्रिस्टोफर नोलन जैसे ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर अब बचे हैं जो आपको फिल्म थिएटर में बैठने के एहसास को तोड़कर फिल्म को एक थर्ड पार्टी की तरह देखने वाले एहसास को अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। इस फिल्म में कभी कभी एक्चुअली ऐसा लगता है कि जैसे आप उस जहाज पर मौजूद हैं और आपको भी नहीं पता कि अगली सुबह देखने को मिलेगी या नहीं। यही इमर्शन, यही एहसास द ओडिसी को दूसरी बड़ी फिल्मों से अलग बनाता है। अब आते हैं मैट डेमन पर। जब मैट डेमन का इस फिल्म के लिए सिलेक्शन हुआ था तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था कि ये सही कास्टिंग है। मुझे लगा था कि मैट डेमन का वो दौर खत्म हो चुका है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद यह एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ ओडिसियस का रोल नहीं निभाया है, उन्होंने इसके अंदर छिपे इंसान को जिंदा कर दिया है। एक ऐसा इंसान जो जीत चुका है लेकिन चैन खो चुका है, जो बहादुर है पर अंदर से टूटा हुआ भी है। और मैट डेमन इन दोनों भावनाओं को इतनी सहजता से निभाते हैं कि कई बार बिना एक शब्द बोले भी उनका चेहरा पूरी कहानी बयान कर देता है। यकीन मानिए,
अगर ये उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है तो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक तो है ही है। अब उस चीज़ की बात कर लेते हैं जिसका हर दर्शक इंतज़ार कर रहा था, और वो है साइक्लॉप्स वाला सीन। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ सिर्फ एक मॉन्स्टर आपको नहीं दिखाई देता। ये वो पल है जहाँ पहली बार आपको एहसास होता है कि दुनिया में आपकी कदकाठी वाला इंसान कितना छोटा है। ये फिल्म यहाँ अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, और वो है आपके अंदर, बहुत अंदर बसा हुआ डर। और ये सस्ता जंप स्केयर वाला डर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर उतरने वाला डर है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जब पूरे के पूरे थिएटर में एक सन्नाटा छा जाता है। वैसे कई लोगों का ये भी मानना है कि क्रिस्टोफर नोलन अगर ऐसे एक हॉरर मूवी ही बना देते तो ये अब तक की सबसे यादगार हॉरर मूवी में से एक होती। लेकिन इस मूवी में हॉरर डर ही नहीं, इस मूवी में दिल भी है, भावनाएं भी हैं, और एक ऐसा नायक है जो अजय नहीं है, गलतियां करता है, हारता भी है, हर जीत की कीमत भी चुकाता है, हर हार के साथ टूटता भी है। दी ओडेसी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर।